अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बेसिकली हम थ्योरीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रीवियस थ्योरीज़ जो हमने पढ़ी हैं, हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर, वीबीटी, तो उनके अंदर जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर हमने ज्योमेट्रीज़ के बारे में पढ़ा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा, वो किस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने उन थ्योरीज़ के अंदर पढ़ी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको पेश किया, उनके नाम थे एफ हुन और आर एस मुलिकिन। इस थ्योरी को पेश करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि वीबीटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन को डायमैग्नेटिक कहा गया था, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली ऑक्सीजन की ज्योमेट्री फाइंड आउट की तो ऑक्सीजन जो था वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा था, जिसकी वजह से एफ हुन और आर एस मुलिकिन इन दोनों ने देखा कि हमें एक और थ्योरी जिसका नाम होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन्होंने उसको डिस्कवर किया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें तो जिस तरह से एटम्स आपस में मिलते हैं और हमारे पास एक मॉलिक्यूल वजूद में आता है, बिल्कुल उसी तरह एटम्स के अंदर मौजूद जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं या ओवरलैप करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बाकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जाते हैं। अगर हम बात करें कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम एक उसका व्यू ले लेते हैं कि वो कितनी किस्म के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। सबसे पहले 4 टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने अभी तक देखी हैं, जिनमें से 3 यहाँ पर है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो है ये स्फेरिकल इन शेप होता है, यानी इसके अंदर अ, बिल्कुल सफ़ियर की टाइप का होता है ये। पी ऑर्बिटल जो है ये फर्दर 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर ये ब्रेकडाउन हुई होती है, और इनकी अगर शेप की बात करें तो वो डम्ब-बेल इन शेप होते हैं पी ऑर्बिटल्स, और उन्होंने स्पेस में अपने आप को डिफरेंट तरीके से ओरिएंट किया होता है। उनकी ओरिएंटेशन तीनों ऑर्बिटल्स की वो डिफरेंट होती है। डी ऑर्बिटल की बात करें तो उनके अंदर 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, और जब उनकी शेप की बात की जाती है तो वो डबल डैम्बल इन शेप होते हैं। देन बात करते हैं पोस्टुलेट्स की। आपकी बुक में टेक्स्ट बुक में पोस्टुलेट्स की फॉर्म में नहीं गिवन है, लेकिन आपको ये समझ आ जाएगा जिस तरह से हम इसको लेकर चलेंगे। सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि एमओटी डायग्राम होती किस तरह से है। तो ये एक एमओटी डायग्राम है। आप इसको हाइड्रोजन की एमओटी डायग्राम कंसीडर करें, और ये है भी हाइड्रोजन की डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो याद रखने की हैं। बताया क्या जा रहा है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, और उसके अंदर हमें पता है कि जो हाइड्रोजन की बात जब हम करते हैं तो उसके अंदर होते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, H1 दैट इज़ इक्वल टू 1s एंड इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। हम H2 की बात करें, H2 बनाना है हमने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। उसके अंदर 1s जो है एक एटॉमिक ऑर्बिटल वो ये आ गया, सेकंड हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया। इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने आपस में ओवरलैपिंग की, और 2 टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं या कंबाइन हो रहे हैं, तो हमारे पास 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक? अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं, यहाँ पर जो लो एनर्जी, यहाँ पर आपने एनर्जी आपको शो की जा रही है कि अपवर्ड जो है वो एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। अपवर्ड एनर्जी अगर इंक्रीज़ हो रही है, तो उसका मतलब है कि जो नीचे वाले हैं, इसकी एनर्जी जो है वो यहाँ तक होगी। ठीक है? यानी ये लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पर जो ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी हाई होगी। तो यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं जिनकी एनर्जी लो होती है, उनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
और जो ऊपर जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अपर साइड पे बनते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्लेस करने का जहां तक बात है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल करेंगे। मैक्सिमम इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और उसके बाद वो हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों पहले मिलकर इस ऑर्बिटल को इन्होंने फिल किया, और बाकी ऊपर वाले ऑर्बिटल के अंदर जाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएंगे। देन हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सिर्फ 1s के साथ ओवरलैप कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है वो सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है। पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें और साइड वाइज ओवरलैप करें, तब जाके हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पर एक तो लीनियर ओवरलैप हो रहा है हाइड्रोजन एटम्स का, और साथ में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर ये सारी इसकी डायग्राम थी जो कि आपने समझी। अब कुछ बातें जो हैं वो हम इसको उनको डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से ओवरलैपिंग किन ऑर्बिटल्स के दरमियान होती है और किन ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैपिंग जो है वो नहीं हो सकती। सो इफ वी कम एट द नेक्स्ट स्लाइड, सो अगर बॉन्डिंग की बात करें 1s और 1s, इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग हो सकती है। इट इज गुड कि इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग हो। अगर हम कहें कि 1s और 2s के दरमियान अगर बॉन्डिंग हो जाए तो ऐसा नहीं होता। ये दोनों ओवरलैप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके अंदर एनर्जी का डिफरेंस है। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि सेम एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं। तो यही वजह है कि ये ऑर्बिटल जो है जो सेम एनर्जी के नहीं हो सकते, वो आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते। देन बात की जाए कि किस टाइप के ऑर्बिटल्स जो है वो आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, तो पीजी ऑर्बिटल और पीजी ऑर्बिटल, ये दो ऑर्बिटल आपको नजर आ रहे हैं, ये आपस में लीनियरली ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। लेकिन आप देखें कि एक ऑर्बिटल जो है वो इस सिमेट्री के अंदर प्रेजेंट हो, इस ओरिएंटेशन के अंदर प्रेजेंट हो, और दूसरा ऑर्बिटल जो है वो इस ओरिएंटेशन में दूसरे एटम का प्रेजेंट हो, तो ये दोनों ओवरलैप करने के बारे में कोई इतना अच्छा गुमान का होता नहीं है, क्योंकि ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। ये दरमियान से जाकर तो इसके लोब के साथ अटैच नहीं होगा, तो इस वजह से इस तरह की ओवरलैपिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है और ना ही ऐसी होती है। प्रॉपर सिमेट्री को मद्देनजर रखा जाता है, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग होती है। देन यहाँ पर हम अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे होते हैं और एंटी बॉन्डिंग किस तरह से होते हैं। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। यहाँ पर अभी भी हम हाइड्रोजन को ही डिस्कस कर रहे हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो जिन्होंने ओवरलैप किया और हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कुछ इस तरह की शेप के अंदर होते हैं। एंटी बॉन्डिंग के अंदर और बॉन्डिंग के अंदर डिफरेंस मेजर क्या है? जो बॉन्डिंग वाला होता है वो जरा सिमेट्रिक होता है, और उसके अंदर जो ज्वाइनिंग लाइन होती है, एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस से मिलाने वाली जो लाइन होती है, इलेक्ट्रॉन्स उसी लाइन के इर्द गिर्द ज्यादातर मूवमेंट करते हैं, उसी के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक नोडल प्लेन आ जाता है, जो कि वो जो न्यूक्लियर लाइन जो है उसको उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर की तरफ एक स्फीयर होता है जिसके अंदर वो रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में था। देन हम एक और डायग्राम देख लेते हैं। अगर हम इनकी के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से होते हैं इस टाइप की डायग्राम के अंदर, तो पोलाई एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होन्स रूल और अफबा प्रिंसिपल, ये 3 प्रिंसिपल हैं जो कि हमने पढ़े थे इलेक्ट्रॉन अटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, उसका जो लास्ट वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड था, और आई थिंक नहीं था। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप को किस तरह से प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है हमने कहा था कि एनर्जी की बेस के ऊपर अपने आप को अरेंज करते हैं, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, देन वो हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। एक और चीज ये थी कि वो सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स जो हैं या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप को एक एक करके प्लेस करेगा। तो यहाँ पर फिलहाल जो फॉलो हो रहा है प्रिंसिपल वो यही कि इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, देन वो हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर मूव करेगा। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आपको ज़रा डायग्रामेटिकली बताया गया है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं न्यूक्लियर लाइन के पास पास। लेकिन जो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग के अंदर होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियर लाइन के पास रिवॉल्व नहीं करते, बल्कि उनका रिवॉल्व करने का जो एरिया होता है वो ज़रा आगे पीछे होता है। और जब हम पी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो पी ऑर्बिटल्स के अंदर बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग कैसे होती है और पाई बॉन्डिंग कैसे होती है। तो पी ऑर्बिटल्स फॉर एग्जांपल 2px और 2px, दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसके अंदर टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल बनेंगे, कुछ होंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और कुछ होंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्योंकि दो ऑर्बिटल इंटरमिक्स या ओवरलैप कर रहे हैं तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स ही बनेंगे, जो कि यहाँ पर मेंशन है कि एक होंगे बॉन्डिंग टाइप के और दूसरे होंगे एंटी बॉन्डिंग टाइप के। और अगर हम बात करें, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। और बात की जाए पाई बॉन्ड्स की, दो पाई बॉन्ड्स बनेंगे साइड वाइज ओवरलैप करने से। और ये आपने बात मद्देनजर रखनी है, गौरतलब है कि यहाँ पर 2pz ही ओवरलैप करेगा 2pz के साथ। ऐसा नहीं है कि 2pz जो है वो 2px के साथ ओवरलैप करे, जैसे मैंने पहले भी आपको ऊपर मेंशन किया था। जब ये भी आपस में ओवरलैप करेंगे, चाहे साइड वाइज ओवरलैप करें, तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग होती है। इसके अंदर भी टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जो कि किस तरह के होंगे, टू पाई 2p होगा जो कि बॉन्डिंग होगा, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर लाइन के आसपास ही इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को जरा अरेंज किया हुआ है। और दूसरे टाइप के जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं उसके अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, जिनको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी की, कि किसकी एनर्जी ज्यादा होती है किसकी कम होती है। यहाँ पर एक एमओटी डायग्राम आपको दिखाई गई है किसी स्ट्रक्चर की, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिलहाल प्लेस नहीं किया गया है। तो अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो ये 1s ऑर्बिटल है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं किसी भी एलिमेंट की, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं ऑक्सीजन या फ्लोरीन की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, 1s 1s2, देन 2s2, देन 2px, 2py, एंड होता है 2pz।
और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करें 1 2 3 देन 4 एंड 5, ये हो गए पूरे। तो ये सारे फ्लोरीन के, एक फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम सपोज कर लेते हैं ये जो डायग्राम बनाई हुई है ये फ्लोरीन के केस में है। तो इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है ये 1s2 है, तो इसका मतलब है इसके अंदर फ्लोरीन के एक 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो दूसरा फ्लोरीन है जो उसके साथ रिएक्शन कर रहा है या बॉन्ड बना रहा है F2 की बात, F2 को हम अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो दूसरा जो फ्लोरीन है उसके भी 1s के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब हम ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 2 ये वाले हैं और 2 ये हैं, और ये जब अपने आप को प्लेस करेंगे ये सिग्मा 1s है, तो 1s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो सकते हैं, 2 यहाँ पर आगे और बाकी जो बचे हैं 2 वो यहाँ पर ऊपर एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर जो बॉन्ड बना है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसको हमने नाम दिया है सिग्मा 1s का, और यहाँ पर जो एंटी बॉन्डिंग में होते हैं उनको हम सिग्मा स्टार 1s बोलेंगे। ठीक। अब बात करते हैं 2s2 की। तो ये एक फ्लोरीन का 2s जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाला जो फ्लोरीन होगा उसके अंदर भी इतने ही होंगे। देन होगा क्या कि ये टोटल 4 है, तो 2s के अंदर भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही प्लेस हो सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आगे, बाकी के बचे 2 इधर चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये इसको हम नाम देंगे सिग्मा 2s, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे कोई भी साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो रही। एस जो है वो एस के साथ जब ओवरलैपिंग करेगा तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, तो यहाँ पर सिग्मा 2s, और जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे उसको सिग्मा स्टार 2s बोलेंगे। उसके बाद बात की जाए आता है 2px 2py एंड 2pz की बारी आती है। अब हम इनको यहाँ पर इस तरह से ही अरेंज कर देंगे, 3 ऑर्बिटल्स इसके और 3 ऑर्बिटल इसके, जिन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ है। यहाँ पर हम कह देते हैं ये वाला x है, ये y है और ये z है। ठीक। और यहाँ पर भी हमने उसी तरतीब से x y एंड इसको कह देते हैं ये z है। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्लेस कर लेते हैं। जो x है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। जो y है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन y के अंदर आ गए, और z के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। सेम इज द केस विद द सेकेंड फ्लोरीन, इसके अंदर भी 2 हैं और इसके अंदर 1 है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आप काउंट कर लें, 5 प्लस 5 10 हो गए। तो अब हम उनको बारी बारी अरेंज करेंगे। कैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, बल्कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन प्लेस करने का तरीका जो है वो नहीं भूलना, कि क्या होता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, देन इसमें आएगा, उसके बाद फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, टोटल 4 हो गए। देन अब इसने ऊपर वाले ऑर्बिटल के अंदर जाना है जो कि हाई एनर्जी वाला है। यहाँ पर एक आ गया और सेकंड आ गया। अब ये टोटल 6 यहाँ पर आ गए, बाकी के जो बचेंगे वो अब ऊपर प्लेस हो सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले ये वाला फिल होगा, देन ये वाला, फिर ये वाला और अब ये वाला। अब ये टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर चुके हैं, हमारे पास और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा कि हम उसको ऊपर वाले ऑर्बिटल के अंदर फिल कर सके। तो बस यहाँ तक ही होगा। अब इनके नाम की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है वो हमेशा एक बनेगा, और जबकि पाई बॉन्ड जो है वो पाई ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो फिर पाई बॉन्ड बनेगा, यानी कि एक्स और एक्स ये दोनों मिलकर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। ठीक है। और बाकी के जो बचेंगे या ये वाला वाई और ये वाला वाई, ये मिलकर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला सी और ये वाला जी मिलके हमारे पास सिग्मा पाई बॉन्ड बनाएंगे, बल्कि वाई और जी दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर ये आ गया पाई पाई 2py एक आ गया, और पाई 2pz आ गया। देन पाई 2px जो है वो इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला हो गया। और यहाँ की बात करें
ऊपर की, तो ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये पाई ऑर्बिटल्स को शो कर रहे हैं। तो पाई स्टार 2p z, पाई स्टार 2p y, और यहाँ पर ऊपर जो बचेगा वो पाई स्टार सिग्मा स्टार 2p x होगा। ये होगा सिग्मा स्टार 2p x। तो ये कुछ इस तरह से हम इस डायग्राम को लेकर चलते हैं। और यहाँ पर एक दो चीज़ें जो है वो मैंने आपको और एक्सप्लेन करनी है, और वो क्या है, आई होप कि आपको यहाँ तक सारा समझ आ गया होगा। यहाँ पर इसने x को और y को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कंसीडर किया है। यहाँ पर इसने x और y को डीजेनरेट ऑर्बिटल कंसीडर किया है, लेकिन मैं यहाँ पर x को डीजेनरेट ऑर्बिटल कंसीडर कर रही हूँ, और y और z को आपस में मैं एक जैसी एनर्जी के लिए यूज कर रही हूँ। अब हमने इनकी एनर्जी के बारे में देखना है कि इनकी एनर्जी जो है वो किस तरह से हम उसको लिखते हैं, और एनर्जी क्या शो करती है हमें। तो कुछ इस तरह का ऑर्डर जो है वो एनर्जी के फॉर्म में लिखा जाता है। इसको अब हम लिखेंगे कैसे, ये इसने अपनी इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, जबकि इसने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्लेस किए हुए। ये सेकंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल है। अब आप देखें, आपको इस डायग्राम में और जो नीचे वाली डायग्राम है उनके अंदर आपको मेजर डिफरेंस नजर आएगा। अब वो डिफरेंस क्या है, अगर इस डायग्राम को आप देखते हैं, एमओटी डायग्राम को, उसके अंदर पाई ऑर्बिटल जो है वो नीचे है और सिग्मा वाला ऊपर है। लेकिन जब आप दूसरी वाली डायग्राम की बात करते हैं, जो सेकंड वाली है, इस वाली डायग्राम की, तो यहाँ पर आप देखें कि जो पाई ऑर्बिटल्स हैं वो ऊपर की तरफ चले गए हैं, और ये वाला जो सिग्मा वाला है वो नीचे आ गया है। तो अब ये क्या चक्कर है, तो इसके लिए आपने एक बात जो है वो याद रखनी है, और वो क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, वो ग्रेटर देन 14 होंगे, तो आप ये वाली डायग्राम यूज करेंगे जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड जो है वो उसकी एनर्जी कम होगी, और जो ऊपर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सिग्मा वाले से ज्यादा होगी। इसको याद करने का तरीका जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको किस तरह से याद रखना है। कि आप इसको याद रख सकते हैं 1 2 2 1। ये किस केस में होगा कि जब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स के मिलाकर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल बी ग्रेटर देन 14, ग्रेटर देन 14, और यस ग्रेटर देन 14 होंगे, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो आप 1 to 2 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर यही ऑर्बिटल, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें इसकी कि इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, कौन कौन सा मॉलिक्यूल इंक्लूड हो सकता है, इसमें ऑक्सीजन इंक्लूड हो सकता है। अगर ऑक्सीजन के आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के 8 + 8, तो वो हो जाएंगे 16। तो 16 जो है वो 14 से बड़ा है, तो हम ऑक्सीजन के लिए ये वाली डायग्राम यूज करेंगे। बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन जो होता है वो होता है 9। तो इसका मतलब है एक फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 फ्लोरीन होंगे तो 9 + 9 जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब है फ्लोरीन के अंदर भी आप यही वाली डायग्राम यूज करेंगे। ठीक। और बात करें नाइट्रोजन की, जब आप नाइट्रोजन की बात करते हैं N2 की, तो उसके अंदर होता है 14। 7 होता है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 7 होता है, तो 7 + 7 जो होगा वो क्या हो जाएगा 14। तो नाइट्रोजन के केस में आप ऊपर वाली डायग्राम यूज करेंगे। आप ये वाली डायग्राम जो है वो नाइट्रोजन के केस में यूज करेंगे। यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल टू
और 14 से कम हो, तब जाकर आप ये वाली डायग्राम यूज कर सकते हैं। आपकी बुक में जो एग्जांपल्स दी हुई हैं उन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग देखें तो बेरिलियम, बोरॉन, देन बात की जाए नाइट्रोजन, तो हीलियम, हाइड्रोजन, इनके केस में आप यही वाली डायग्राम्स यूज करते हैं। और बाकी ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात की जाए तो उसके अंदर जो सेकंड नीचे वाली डायग्राम है आप वो यूज करते हैं। अब हमने इसका एनर्जी फॉर्मेट जो है ना वो लिखना है कि जब आप एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्लेस किए हुए हैं, और लाइक हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, या इसको हम कह देते हैं कि हमने N2 के लिए डायग्राम ड्रॉ की हुई है, और N2 के अंदर कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हैं। और 2p की बात करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं कि वो होती है 7, और लास्ट वाली की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कुछ इस तरह से आ जाती है। तीन इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं लास्ट वाले इसके p ऑर्बिटल के अंदर, और तीनों ने अपने आप को बड़ी स्टेबिलिटी के साथ अरेंज किया होता है। अब इनको काउंट करें तो ये टोटल 6 हैं, तो 1 1 2, और फिर भी इनको भी हम इस तरह से प्लेस करेंगे, और बाकी के जो 2 बचेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे तो हम ऊपर वाली जगह पर प्लेस नहीं कर सकते। अब एनर्जी हमने लिखने का तरीका क्या है कि ये पाई सिग्मा, यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है नीचे ये है सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, ठीक है। तो सिग्मा 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा 1s जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। देन बात करें, आपने इस ऑर्डर में जाना है ऊपर की तरफ, यहाँ से आपने ऊपर की तरफ जाना है बाकायदा। तो सिग्मा 1s जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। देन उसके से जो लेस देन एनर्जी है, या हम कह सकते हैं जो ग्रेटर इन एनर्जी है इस वाले सिग्मा से, वो कौन सा वाला है कि सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी जो है वो सिग्मा 1s से ज्यादा है। इसलिए हमने ये जो ग्रेटर का साइन है वो इस तरफ लगाया है कि यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s जो है उसकी एनर्जी ज्यादा है। और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है हम ये भी इसके अंदर लिख सकते हैं, सिग्मा स्टार 1s2, ये 1s इन्होंने नीचे लिखा हुआ है, इसको बेसिकली आप लिखते कैसे हैं, सिग्मा 1s2 इस तरह से। देन उसके बाद आता है सिग्मा 2s, इसकी एनर्जी ये नीचे वाले से भी ज्यादा है, तो सिग्मा 2s इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सिग्मा स्टार जो है वो इससे ज्यादा है, इससे एनर्जी सिग्मा स्टार की ज्यादा है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। देन इनसे भी ज्यादा एनर्जी जो है वो पाई की है, पाई ऑर्बिटल्स की है, तो यहाँ पर पाई 2p y और पाई 2p z है। पाई 2p z जो है वो उसने ऊपर वाले को कंसीडर किया है। चले आप इसको देख लें कि अगर पाई 2p x जो है वो पाई 2p y के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ये सेम लेवल पर आ रहे हैं तो इनकी एनर्जी सेम है, ठीक है। तो 2p x 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अंदर, और 2p y जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद बात की जाए, अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ये जो ऊपर वाले हैं, लेकिन फिर भी हम इनको यहाँ पर लिख देंगे कि एनर्जी का ऑर्डर यहाँ पर क्या आ रहा है। तो हम बिल्कुल उसी तरह से, अब ये जो है सिग्मा 2p z, इसकी एनर्जी नीचे वाले दोनों से ज्यादा है, तो हमने इसको सिग्मा 2p z लिख दिया। देन देयर इज समथिंग जिसकी एनर्जी इनसे भी ज्यादा है, तो हमने ग्रेटर का साइन लगाया, पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y। अब इन दोनों की एनर्जी भी तो आप देख सकते हैं, रिलेट कर लें, सेम है, तो आपने इनको इक्वल का साइन यहाँ पर यूज किया है।
और उसके बाद लास्ट पर जो एनर्जी सबसे ज्यादा जिसकी है वो सिग्मा स्टार 2p z की है, उसको आपने लास्ट पे लिख दिया। तो ये एनर्जी ऑर्डर एनर्जी लिखने का तरीका था हमारे पास। देन हमारे पास एक लास्ट चीज जो है वो यहाँ पर हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जब हमने कैलकुलेट करना होता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इन दोनों की ज़रूरत होती है हमें, और फिर हम उनको माइनस करके 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर उन्होंने बॉन्ड ऑर्डर आपकी बुक में कैलकुलेट किया हुआ है। किस तरह से, आपकी बुक के अंदर डायग्राम एक गिवन है जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर रहा है और देन वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन का केस है, ये हाइड्रोजन का केस है। यहाँ पर अब उसने इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस तो नहीं किया हुआ, लेकिन खैर हम कर लेते हैं। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, इसको हम कर लेते हैं जरा इस तरह से देख लेते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इधर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आ रहे हैं, प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग के लिए बचा नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पर आकर प्लेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब आ गए हैं, अब हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम जो आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं या बॉन्ड बना रहे हैं, उनके दरमियान नंबर ऑफ एटम्स जो है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो कितने होंगे, तो वो हम इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। उनमें से हम माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम 0, और इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब 2 माइनस 0 जो है वो 2 होता है, और डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। इस 1 का मतलब क्या है कि ये एक हाइड्रोजन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और जब आप इसको एक्सपेरिमेंटली या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। अब इस यहाँ पर एक और चीज़ जो मेन रीज़न है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है कि किस तरह से जो डायग्राम्स के अंदर चेंजिंग है वो क्यों होती है, उनकी रीज़न क्या है। तो रीज़न की बात करें तो वो कहता है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड इन सब के केस में क्या होता है, सिग्मा 2px इज हायर इन एनर्जी देन पाई 2py एंड पाई 2px। यहाँ पर z आना है, ये यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। तो वो कहता है सिग्मा 2px की एनर्जी जो है वो हायर होती है पाई 2px और पाई 2pz से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इनके अंदर। तो इट इज रिवर्सल इज ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2px एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वो कहता है क्या होता है कि ये वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके केस में क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। ये वाला पाई सिग्मा स्टार 2s और 2px जो है ये इंटरमिक्स होते हैं, जिसकी वजह से जो 2s होता है उसकी एनर्जी
डाउन चली जाती है और 2px जो होता है ना वो इससे बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी में चला जाता है, जिसकी वजह से ये जो 2py और π2py और π2pz जो है, इनकी एनर्जी इस सिग्मा से कम रह जाती है, सिग्मा की ज़्यादा हो जाती है सिग्मा 2px की, इस वजह से ये ऊपर की तरफ चला जाता है। और यहाँ पर हमें एग्जांपल्स भी दी हुई, ये केस किसके अंदर होता है, बेरिलियम 2, Be2 और N2, इनके केस में ये प्रोसीजर होता है। जबकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का केस नॉर्मल होता है, इसके अंदर जो डिस्टेंस होता है 2s का और 2px का वो बहुत ज़्यादा है। इस डायग्राम के अंदर आप देख भी सकते हैं कि सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2px, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि ये आपस में इंटरमिक्स नहीं हो सकते। लेकिन जब आप इस डायग्राम की बात करते हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस कितना कम है। और पहले क्या हुआ होगा कि ये जो सिग्मा 2px है ये नीचे की तरफ होगा, लेकिन ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो सिग्मा स्टार 2s था, इन्होंने एक ऐसी एनर्जी को जनरेट किया जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये डाउन इन एनर्जी चला गया और सिग्मा 2px जो था वो हायर इन एनर्जी हो गया। तो इस तरह से ये पाई ऑर्बिटल्स जो थे उनको भी ये पीछे छोड़ के हायर इन एनर्जी हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। सिंपल ये रीजन है जिसकी वजह से जो डायग्राम्स हम ड्रॉ करते हैं उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ये पूरा पैराग्राफ जो है इसके अंदर आपको समझ आ जाएगी आप इसको पढ़ेंगे तो। एक और चीज वो यहाँ पर बताता है, वो प्योर एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर के बारे में बात करता है। वो कहता है कि सिग्मा 2px जो है और सिग्मा स्टार 2px जो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है, उनके पास प्योर पी कैरेक्टर नहीं रहता, और जो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s जो होते हैं इनके पास प्योर एस कैरेक्टर नहीं रहता। रीजन क्या है, रीजन यही है कि जब ये लोग इंटरमिक्स होते हैं, ये वाले ऑर्बिटल्स जो हैं ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं, तो रीजन ये होता है कि एस जो है उसके अंदर थोड़ा सा पी कैरेक्टर आ जाता है, और जो पी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर थोड़ा सा एस कैरेक्टर आ जाता है। एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर कैसे आ सकता है, हो सकता है वहां पर थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग हो जाती हो, और ओवरलैपिंग के नतीजे में ये कंप्लीटली एस नहीं रहता और ये कंप्लीटली प्योरली पी नहीं रहता, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो पी 2px होता है ये हायर इन एनर्जी चला जाता है, और जो 2s होता है वो लोअर इन एनर्जी चला जाता है। लेकिन जब आप बात करते हैं π2py और π2pz की, दे रिमेन इन अनचेंज, इनकी एनर्जी के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देन यहाँ बॉन्ड ऑर्डर तक था। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं MOT की जो कि हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक और चीज जो है वो आप देख लीजिएगा कि एनर्जीज की फॉर्म में आपको उन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है। ये सारा वो रीजन के अंदर ही डिस्कस कर रहा है कि क्यों जो MOT डायग्राम्स जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन की और कार्बन बेरिलियम, इन दोनों टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर क्यों डिफरेंस आता है। वो बात करता है द रीजन इज हाई एनर्जी डिफरेंस ऑफ देयर 2s एंड 2p, दैट इज 1595 and 2078 किलो जूल पर मोल फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। यानी ऑक्सीजन की केस की बात करें तो ऑर्बिटल 2s और 2p के दरमियान इतना डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस। और जब फ्लोरीन की बात करें तो उसके अंदर 2078 किलो जूल पर मोल ऑर्बिटल्स के अंदर डिफरेंस होता है, एनर्जी का डिफरेंस होता है। यहाँ पर वो एनर्जी की बात कर रहा है। कौन सी एनर्जी है, यही जो आप यहाँ पर इसको यहाँ पे साइड पे ड्रॉ करते हैं कि एनर्जी को आप शो कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर एनर्जी ही होती है असल में जिसका डिफरेंस आप देखते हैं। देन बात करें, दीज वैल्यूज आर 554 kilojule per mole for boron and 846 kilojoule per mole for carbon and 1195 kilojoule per mole for nitrogen। यानी कि आप लास्ट वाली जो है ना, जो इनके अंदर सबसे ज्यादा है दूसरे वाले एटम्स के अंदर
1195 किलो जूल पर मोल, यानी कि ऑक्सीजन के केस से भी कम है नाइट्रोजन की वैल्यू, एनर्जी डिस्टेंस की वैल्यू। तो जिसकी वजह से यहाँ पर ओवरलैपिंग इन किस्म इन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। और ये जो एनर्जी डिफरेंसेस इन्होंने कैलकुलेट किए हुए, ये उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के थ्रू उन्होंने कैलकुलेट किए हुए हैं, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है। यहाँ तक हमारी एमओटी की थ्योरी थी, जिसको आप लोग पढ़िएगा, और जहाँ से आपको नहीं समझ आएगी तो आप लाजमी पूछिएगा। हम हमारा जो नेक्स्ट होगा वो हम इनकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ओके।